हेलो कमांडोज, वेलकम कमांडोज। वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। सो आज हम दोनों आपके सामने आए हैं ओरिएंटेशन सेशन में। तो बेसिकली ये 12th क्लास के लिए ओरिएंटेशन सेशन है, जिसमें हम लोग क्लास 12th में फिजिक्स में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग हम चर्चा करने वाले हैं। अब आप सभी लोग अपनी क्लास 11th को कंप्लीट करके आ चुके हो, 12th में अब आप सभी लोग एंटर कर चुके हो और अब आपके सामने बस कुछ ही महीनों की बात है, 1 साल लगभग मान लेते हैं हम लोग, और नीट का एग्जाम आपके सामने होगा। अब 11th में क्या हमसे गलतियां हुई हैं, क्या हमसे चीजें छूटी हैं, बहुत सारे फैक्टर्स रहे होंगे जिन्हें आपने हो सकता है नजरअंदाज कर दिया हो, या कुछ भी और भी जो चीजें रही होंगी। लेकिन अब सवाल उठता है कि हम 12th को कैसे प्रोसीड करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू टैकल द क्लास 12 स्टैंडर्ड अलॉन्ग विद द बोर्ड्स। क्योंकि क्लास 12 की जब हम बात करते हैं तो क्लास 12 में बोर्ड्स भी आती हैं, और बोर्ड्स के लिए हमारे ऊपर एक मेंटल प्रेशर रहता है जो अलग ही लेवल का होता है। क्यों? क्योंकि हम आजू बाजू में सोसाइटी में देखते हैं कि हर कोई बोर्ड की परसेंटेज पूछता है, तो वो एक अलग लेवल का प्रेशर रहता है जो कि होना तो नहीं चाहिए। क्योंकि यदि मुझसे आप बात करो, मैं यदि आपसे जेन्युइनली यदि मैं बात करूं, तो यदि आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो 12 की परसेंटेज इतनी मैटर नहीं करती है। लेकिन क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वहां पर एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि बोर्ड में तो नंबर आने ही चाहिए, यदि बोर्ड में नंबर नहीं आए मतलब तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, एक क्राइटेरिया जैसा कुछ तो भी सॉर्ट ऑफ बना रखा है। तो अब हमारे सामने वही एक सवाल उठता है कि हाउ वी आर गोइंग टू टैकल द नीट अलॉन्ग विद अवर बोर्ड्स। मैं अमूमन मान के चलता हूं कि नीट की जो एग्जाम होती है वो मई के फर्स्ट संडे को होती है, और बोर्ड की जो एग्जाम होती है वो फैब में चल रही होती है, फैब मार्च अलग अलग स्टेट्स के बेसिस पर। तो अब सवाल उठता है कि हमें इसको कैसे टैकल करना है। बार बार वही सवाल है, उसी सवाल के आंसर को आज हमें यहां पर खोजना है। तो जावेद सर, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा सबसे पहले कि अब मोस्टली बच्चे जो 12th में पढ़ रहे होते हैं, तो हम जानते हैं सोसाइटी का एक अलग ही प्रेशर होता है, 12 बोर्ड है, बोर्ड है, बोर्ड है। घर में कम से कम दिन में 10 बार सुनने को मिलता है कि तेरी बोर्ड की एग्जाम है, तू पढ़ नहीं रहा, तेरी बोर्ड की एग्जाम है, मोबाइल में लगा है, बोर्ड की एग्जाम में तू बाहर कितना खेल रहा है। और साथ में बच्चा नीट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा है। तो आप स्टूडेंट्स को बीइंग आपका इतना एक्सपीरियंस है, देखो मैं आपको एक सिंपल बात बता दूं, जितनी मेरी उम्र है उतना जावेद सर का पढ़ाने का अनुभव है। जावेद सर, संजय सर मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर। बायोमेंटर्स की जो टीम है ना, बायोमेंटर्स की इस टीम में अनुभव और एनर्जी दोनों का निचोड़ है, अनुभव और एनर्जी दोनों का निचोड़ है यहां पर। तो आपको एक्सपीरियंस टीचर से उनके अनुभव का फायदा उठाना चाहिए। सो जावेद सर, आपके इतने लंबे टीचिंग करियर में आपके साथ में भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि 12th बोर्ड वाले बच्चे हैं, तो आप चाहे रहे होंगे उनको कि आप कंपटीशन की तैयारी करें, लेकिन कई बार बच्चे प्रेशर में आकर या जो कुछ भी कारण हो सकता है वो मोस्टली 12th बोर्ड पर ज्यादा फोकस करते हैं कंपेयर टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो आप बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे? और दूसरा एक और सवाल इसी में कंटिन्यू सवाल है कि क्या मैं यदि सिर्फ और सिर्फ नीट के लिए तैयारी कर रहा हूं, मानो कि कोई एक स्टूडेंट है जो सिर्फ नीट के लिए तैयारी कर रहा है, या हो सकता है कोई जेई वाले भी हो सकते हैं, लेकिन हम बायोमेंटर्स टोटली नीट ओरिएंटेड कोचिंग है, तो हम सिर्फ नीट के पर्सपेक्टिव से ही बात करेंगे। तो क्या ये मेरी बोर्ड की तैयारी कितनी अफेक्ट हो सकती है यदि मैं सिर्फ और सिर्फ नीट के लिए तैयारी कर रहा हूं? तो आप सर इनका आंसर प्लीज आप अपने अनुभव से आप बताइए, स्टूडेंट्स को इसका फायदा होना चाहिए। जी जी। हेलो बच्चों, मेरा मानना ये है सर कि अपन लोग जो मैं हूँ, अमर सर हैं, ये बिल्कुल बेस से चीज़ों को उठाते हैं, बिल्कुल ज़ीरो से चीज़ों को उठाते हैं। तो हम ज़ीरो से उठाते हुए चीज़ों को धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमारे कमांड्स को माना जाए, अगर सर के और मेरे कमांड्स को माना जाए, तो मुझे नहीं लगता कि 12th बोर्ड के लिए आपको कुछ अलग से प्रिपेयर करना है। तो इस तरह से आपको नोट्स बनवाए जाते हैं, इस तरह से आपको चीज़ें कराई जाती हैं कि नीट में तो आप टॉप करो ही करो, साथ में आपको जो 12th देना है, ये भी हमें भी इस बारे में प्रेशर रहता है कि बच्चे को 12th भी देना है। तो इस तरह के आपके नोट्स प्रिपेयर करे जाएंगे सर, कि मुझे नहीं लगता कि बच्चा अगर उन्हें परफेक्ट फॉलो करे तो किसी तरह की कोई समस्या आनी है। हम लोगों ने भी बेटा एग्ज़ाम दिए, तो हम लोगों ने ये सोच के कभी नहीं दिए कि ये नीट, ये आईआईटी, ये
ट्वेल्थ पूरा एक सब्जेक्टिव नॉलेज हम डेवलप करते थे। तो सब्जेक्टिव नॉलेज अगर आप में रहेगी तो एग्ज़ाम का पैमाना चाहे कुछ भी हो, आप बिल्कुल 100% उसको सक्सेसफुली अचीव करेंगे। आप एग्री करते हैं सर इस बात से? सर मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन फिर भी एक और सवाल मेरे मन में यहाँ पर फिर से उठ रहा है, आपसे फिर से वो एक सवाल पूछना चाहूंगा जी कि देखो मैंने आपकी बात को मान लिया और सब्जेक्टिव नॉलेज मैंने गेन करना स्टार्ट कर दिया। जी मेरा अल्टीमेट गोल तो वही है कि मैं नीट की एग्जाम क्रैक करूंगा और मैं क्या बोलते हैं कि मेडिकल कॉलेज में पहुंचूंगा, ये तो मेरा अल्टीमेट गोल है। लेकिन फिर भी जैसे अभी शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, तो नीट का प्रिपरेशन करना ये मेरा प्राइम गोल है, प्राइम फोकस रहेगा, सब कुछ रहेगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि और क्या चीजें हैं ताकि मेरी बोर्ड की प्रिपरेशन भी साथ में चलती रहे। क्योंकि देखो होना क्या है ना कि बहुत सारे स्कूल्स में 12th में टेस्ट 1 चल रहा है, टेस्ट 2 चल रहा है, हाफ ईयरली चल रही है, ये अलग अलग तरह के मिड टेस्ट है, माइनर टेस्ट, पता नहीं दुनिया भर के जो टेस्ट चलते रहते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम आ गई, तो इन सबको भी हमें कोप अप करके चलना होता है। उनको तो हम छोड़ तो सकते नहीं। अब छोड़ नहीं सकते तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने होंगे? जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं कि कोई डेरिवेशन है, तो हम डेरिवेशन करते हुए चलने वाले हैं, 12 बोर्ड के लिए डेरिवेशन करने चलने वाले हैं, साथ में हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, कैसे स्टूडेंट को अपना कि नीट के साथ साथ में बोर्ड को उसको मैनेज करने एक्स्ट्रा मेहनत में क्या देना पड़ेगा? मतलब क्या आप चाहेंगे कि बच्चा 15-15 मिनट रोज एक एक्स्ट्रा दे दे कि भाई ये बोर्ड स्पेसिफिक 15 मिनट्स का मेरा ये है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये बच्चे किस्मत वाले हैं, ये बच्चे फॉर्चुनेट हैं कि 15 से 20% सिलेबस कम हुआ है फिजिक्स में। तो नीट में भी आपको फ़ायदा है, 12th में भी आपको फ़ायदा है। प्लस ये तो मान के चलो बेटा कि हम 100% स्कूल को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं हम फंसेंगे। स्कूल वाले आपको इंगेज रखते हैं, हर 10 दिन में टेस्ट ले लिया, फिर फर्स्ट टर्म चालू हो गए, फिर हाफ ईयरली चालू हो गए, फिर प्री बोर्ड चालू हो गए, प्रैक्टिकल चालू हो गए। तो ठीक है बेटा 12th है, लेकिन 100% आपको एंगेज नहीं होना है, अपने लिए टाइम निकालना है। 1 घंटा 1.5 घंटा अलग से बोर्ड के लिए प्रिपेयर करिए और पैरेलल आप नीट की तैयारी कीजिए। अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए कि आपका फाइनल जो टारगेट है वो नीट है ना। सीबीएसई में अगर आप हैं तो सीबीएसई में तो जानते हो बच्चों मार्क्स बढ़ते हैं, है ना। 90% 95% लाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो 100% स्कूल से एंगेज नहीं रहिए। स्कूल वाले आपको 1 मिनट का टाइम नहीं देंगे बेटा नीट प्रिपरेशन के लिए, वो प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। सर देखो मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, पता है जब जावेद सर ने 12th की एग्जाम दी रही होगी, मुझे लगता है सर 10% के आसपास रिजल्ट रहा होगा आपके समय पे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे टाइम पे 39% था। बिल्कुल बेटा, मतलब 100 इसका मतलब समझिए इसका मायना क्या है। सर के टाइम पे 10-12 जो भी रहा होगा, क्योंकि इतना तो मुझे भी याद नहीं, सर को भी अभी कहाँ याद होगा, लेकिन 100 बच्चों ने एग्जाम दिया तो 10 पास हुए, चाहे वो 3rd क्लास हुए हों, 2nd क्लास हुए हों, चाहे 1st क्लास हुए हों, 10 ही बच्चे पास हुए या 12-15। मेरे टाइम पे 39। और आज के तारीख में जो रिजल्ट है सीबीएसई का या किसी भी स्टेट बोर्ड का 10, 12 कुछ भी उठा लो, 98% 99% के आसपास रिजल्ट है। मतलब लगभग एग्जाम में बैठने वाला लगभग हर बच्चा पास हो रहा है। एक्सेप्शनल केस वही 100 में से 1 वाला एक्सेप्शनल केस है, तो इसलिए उसके बारे में तो टेंशन लेनी नहीं है। ये बात आप अपने दिमाग में गांठ मान लीजिए। फिर हमारे टाइम पे, मतलब मेरे से भी पहले यदि आप जावेद सर के टाइम पे बात करोगे तो उस समय 50% और 60% मतलब बहुत बड़ा आंकड़ा माना जाता था। हमारे टाइम तक आते आते यही आंकड़ा 80% पे पहुंच गया। यदि आपको 80% मार्क्स आ रहे हैं, 80% अबव जा रहे हो, मतलब आप बहुत टैलेंटेड हो। बट नाउ अ डेज 90% प्लस तो बच्चे ऐसे मिलते हैं बहुत बहुत संख्या में, और ये हम देखते हैं। देखो जो हम देख रहे हैं वही मैं आपको बतला रहा हूं, तो इसलिए टेंशन न लें। मेन फोकस यदि आपने अपने गोल को चेंज किया तो फिर आप भटक जाओगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। और मैं एक बात और पूछता हूं आपसे, चलो मेरे सामने एक सवाल है, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं और हम एक कंडीशन बनाते हैं और इसके हिसाब से आपको उत्तर देना है। माना कि आपने 12th बोर्ड के लिए फॉर्म भरा, 12th बोर्ड की एग्जाम दे दी, आपका सपना तो है डॉक्टर बनना। मान के चलो आपको बोर्ड में 99% आ गए, आपको कौन से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा? इस सवाल का जवाब आप पूछना, और उस सवाल का आप जवाब ही नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि 99% भले ही आपको 12th में आ जाए और यदि आपसे नीट नहीं निकला है, नीट में यदि रैंक नहीं आई है, तो आपको किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने वाला है बेटा। किसी भी मेडिकल कॉलेज में कोई ऐसा प्रावधान यहां पर नहीं है।
तो अब आप सोचिए, अब स्कूल के जो टीचर होंगे वो बस अपने बोर्ड के रिजल्ट को चमकाने के लिए आपको प्रेशराइज करते रहेंगे, और कहीं ना कहीं देखो एक डिफरेंस होता है, पता है क्या? वी आर द प्रोफेशनल। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनल? सर इंजीनियर हैं, मैं इंजीनियर हूं, हमारी पूरी टीम प्रोफेशनल्स की टीम है जहां पर सबने प्रोफेशनल एजुकेशन ली है। देखो प्रोफेशनल मतलब इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। बीएस जिसने कभी प्रोफेशनल कोर्स को किया ही नहीं है तो वो हमेशा वही चाहता है कि भाई हाँ भाई सब 12 मोड में अच्छे परसेंटेज ले आए, फिर उनका उनका वो जाने, उन्हें कोई मतलब नहीं है आपके भविष्य से। गलती से यदि गलती से नहीं बोलना चाहिए, यदि आप अपनी मेहनत से सेलेक्ट हो भी जाओगे ना, तब जो बटने वाली रेवड़ी होगी ना उसको लेने के लिए वो लोग आ जाएंगे। मेहनत करेगा कोचिंग वाला, चाहे आप हमसे पढ़ो चाहे किसी से भी पढ़ो, मेहनत करेगा कोचिंग का टीचर, मेहनत करेगा वो कोचिंग में पढ़ने वाला बच्चा, और जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट का फायदा स्कूल को होगा। उससे हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमें आपके भविष्य से मतलब है, हमें आपके भविष्य से मतलब है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बोलना चाहूंगा बेटा, एक बात ध्यान रखना, जिंदगी में आपके माँ बाप के बाद में जो सबसे आपका भला चाहने वाला व्यक्ति जो होगा ना, वो आपका टीचर होगा। लेकिन अब यहां पर क्या हो रहा है कि सर हम किसकी बात माने, स्कूल के टीचर की या कोचिंग के टीचर की? फंस रहे हैं ना सर हम। आपने तो बोला टीचर ही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी अनुभव की कमी या कहिए उस क्षेत्र में नॉलेज ना होना, प्रोफेशनल फील्ड की नॉलेज ना होना, वो आपका नुकसान करा रहा है। टीचर का हेतु नहीं है आपका नुकसान करना, वहां पे स्कूल का टीचर नहीं चाहता है आपका नुकसान करना, लेकिन कहीं ना कहीं वो बंधा हुआ है सिस्टम से, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी प्रेशर है कि स्कूल का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, 90% से अच्छे वाले बच्चे आने चाहिए, ताकि अगले बार फिर हमारे स्कूल में ज्यादा एडमिशन हो। वो उनका एक प्रॉब्लम ना कहिए, एक प्रेशर है, ठीक है। तो लेकिन हम तो भाई बुद्धि वाले लोग हैं ना, थोड़ा बुद्धि दी है ऊपर वाले ने हमको, है ना। ऊपर का मजली खाली तो नहीं है, कहीं पता लगा ऊपर का फ्लोर पूरा खाली छोड़ रखा हो, कोई बात नहीं। समझिए, आप अपने जिंदगी का बेहतर डिसीजन लेना है तो हम आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो निर्णय हो सकता है, हम उस निर्णय पर यहां पर चर्चा करने आए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें तो क्लियर होंगी। अच्छा, जो बोर्ड के लिए बहुत ही टेंशन वाले जो टेंशन ले रहे हैं उनको मैं अपनी साइड से एक हिंट देना चाहूंगा, वो ये है, आप पूरा लेक्चर गो थ्रू करिए हमारा, और साथ में 15-15 मिनट हर सब्जेक्ट के लिए, 15 से 30 मिनट आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप अभी से करते रहिए। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सारा खेल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बोर्ड का टेंशन नहीं लेना है, ये बात हमें बतानी थी, इसलिए हमने आपके पहले 10 मिनट, आपके 10, 15, 20 जो भी हुए होंगे वो हमने आपके लिए। ये नोट कीजिए बेटा कि बोर्ड का टेंशन नहीं लेना है। हाँ, हम लोग हैं आपके लिए, सारी चिंताएं हम पे छोड़िए, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए, ठीक है। हाँ ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर सर मूव करते हैं। आप 11 से 12th में आए हो, तो 11th में पिछली बार भी ओरिएंटेशन सेशन हुआ था, तो आपने ओरिएंटेशन सेशन में आपको मालूम है कि आपको बुक्स कौन सी रखनी चाहिए, क्या प्रेफर करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम बार बार आपको बतलाते आए हैं कि बायोमेंटर्स का मटेरियल मोर देन सफिशिएंट है। आपको बायोमेंटर्स का मटेरियल यदि आप पूरा करते हैं तो उसके बाद टाइम मिलता ही नहीं है कि आप कुछ भी बाहर से एक्स्ट्रा कर लो। लेकिन फिर भी जो बच्चे करना चाहते हैं उनके लिए कुछ बुक्स, वही देखो रिपीट टेलीकास्ट होगा आपके लिए, थोड़ी देर के लिए सुननी है। हाँ, सबसे पहले तो बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन ये है कि एनसीईआरटी नई वाली लीजिए। आपका काफ़ी सारा सिलेबस डिडक्ट हुआ है, तो वो कहाँ मिलेगा आपको? वो नई बुक में ही मिलेगा। तो एनसीईआरटी जुगाड़ना बंद कीजिए कि पुरानी एनसीईआरटी किसी दोस्त से आपने ले ली। एनसीईआरटी आपको नई लेनी पड़ेगी क्योंकि उसमें नया सिलेबस है। दूसरी चीज़, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिए लेटेस्ट, वो भी लेटेस्ट क्यों, जिसमें ऐसा हो कि उसमें बिल्कुल लेटेस्ट ईयर्स के क्वेश्चन भी शामिल हो। तीसरा सर और मैं बिल्कुल एक मत है इस पे कि एक बुक आती है सेल्फ स्कोरर के नाम से, तो वो बिगनर्स के लिए या प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक है, तो वो आपके पास होनी चाहिए। वो पुरानी भी चलेगी, है ना। कहीं से आप अरेंज कर पा रहे हो तो उसे अरेंज कीजिए। मानते हैं सर आप सेल्फ स्कोरर्स बेनिफिशियल है बच्चों के लिए? बिल्कुल सर, हम मानते हैं यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर, एररलेस, जो भी आपके यहाँ पे नाम हो, जिस नाम से भी आती हो, वो आप जरूर कीजिएगा। अच्छा, इसमें हम एक बार फिर से क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे कि ये वीडियो यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर वालों की तरफ से स्पॉन्सर्ड नहीं है, उन्होंने हमें कोई पैसा नहीं दिया है ये बात बोलने के लिए। ये बात हम जेन्युइनली देखकर, किताब को ऑब्जर्व करके फिर हम ये वाली बात आपको बोल रहे हैं। रीजन में आपको और भी कुछ चीजें बता दूं, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर वो बुक रही है बेटा
जो एक पहले कोचिंग हुआ करती थी, उन्होंने इस बुक को डिज़ाइन किया है। और आपको मैं बता दूं, संजय सर, अपने जो संजय सर हैं, उन्होंने उसमें बहुत सारे चैप्टर्स में संजय सर का योगदान है। ठीक है, उसके क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो संजय सर ने दिए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं वो बुक काफ़ी अच्छी बुक है ना। तो ये कुछ बातें हमने आपको यहाँ, टॉपर भी हुआ था सर अपनी कोचिंग का, जिसने 4-5 बार, हाँ, विवेक दुबे। मैं फिर से बतलाना चाहूंगा, विवेक दुबे 5 बार यूनिवर्सल सब स्कोरर लगाई है। कितनी बार? 5 बार। मार्क्स बताइए सर उसके। आई थिंक सो 685 690 समथिंग कुछ मार्क्स हैं उसके सर। अब मैं भूल रहा हूँ मार्क्स एकदम से, अचानक से एकदम से सवाल आने के बाद में एकदम से थोड़ा सा ही हो गया। आई थिंक सो 690 भी हो सकते हैं, 680, पर 685 प्लस ही हैं। ये मैं श्योर हूँ इस मामले को लेकर के कि आई थिंक देखो वो विवेक दुबे इज इन एम्स भोपाल। तो एम्स भोपाल की कट ऑफ क्या रहती है? हाँ, राउंड ऑफ इतनी ही रहती है सर। हाँ, तो एम्स भोपाल में है वो। जी। और जनरल कैटेगरी से है। जनरल कैटेगरी से। तो उस हिसाब से आप लगा लीजिए जो भी नंबर उसके होंगे। हाँ, 680 प्लस ही मानिए सर। हाँ जी। 85 पे भी मैं श्योर हूँ कि 85 प्लस ही होंगे। इतने में खेल होता है एम्स का तो। हाँ, शुरुआती है एम्स दिल्ली में तो सर कितना नंबर कैटेगरी वाइज वो सब डिवीजन रहता है। अभी तो आजकल 720 भी नंबर आ रहे हैं, तो वो तो एक अलग मुद्दा है। और तो आपको मेहनत तो करनी होगी, बस वही बात है। देखो, जब कोई बच्चा 4 बार 5 बार 2 बार 3 बार जब बुक लगा रहा है, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है। देखो, मैं यहां पर एक बात क्लियर करना चाहूंगा, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर जेई के लिए जब हम बात कर रहे होते तो एक बुक को एक बार अच्छे से लगा लेना सफिशिएंट होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे सवाल कॉन्सेप्चुअल ज्यादा बनते हैं। लेकिन नीट का खेल अलग है बेटा। नीट का खेल कैसा है कि प्रैक्टिस चाहिए, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ताकि आप आने वाले सवालों को कम से कम समय में कर सको। जेई और नीट में यही बेसिक डिफरेंस है। जेई में क्या है ना, 25 सवाल आने 1 घंटे आराम से मिल जाएंगे। अच्छा तो सर, मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ सर, कि एक बुक को हम कई बार लगाएं कि कई बुकों को हम एक बार लगाएं? बच्चों को इस बारे में कुछ बताइए सर। नीट के लिए एक बुक को कई बार लगाना ज्यादा फायदेमंद है। यदि आप जेई वाले होते तो मैं आपको बोलता कि आप बहुत सारी बुक्स की प्रैक्टिस कीजिए, उसमें अलग अलग कॉन्सेप्चुअल सवाल मिल जाएंगे। लेकिन नीट के लिए ये मानिए कि एक ही बुक को बार बार प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि वो सवाल याद हो जाए। लगभग इस लेवल तक पहुंच जाना है, क्योंकि जब आप इस लेवल पे पहुंचोगे ना, तब आपकी स्पीड अपने आप बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत डेटा इधर उधर होगा, आपको सवाल देख के याद भी आएगा। कितने तो भी सवाल आपको ऐसे मिल जाएंगे जो उसमें से एज इट इज रिपीट टेलीकास्ट होंगे। अच्छा, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर करते समय मैं एक बात आपको फिर से बतलाना चाहूंगा कि कुछ सवाल यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर में, देखो वो नीट और जेई के लिए कॉमन बुक है, तो कुछ सवाल उसमें जेई एडवांस लेवल के दिए होंगे, तो उनसे बच के आगे बढ़ना। ठीक है, मतलब जबरदस्ती उससे उलझने की जरूरत नहीं है, वो आपका टाइम वेस्ट करवाएगा सवाल। देख लीजिए, जेई एडवांस लिखा है, हो सकता है, कोशिश कीजिए, हुआ तो ठीक, और नहीं हुआ तो उसे छोड़ के आगे बढ़ने में समझदारी है। ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती उलझोगे तो वो आपका टाइम खाएगा अननेसेसरी। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा सर मैं, ये जो आजकल के ट्रेंड के बारे में, 2019 से आप नीट का फिजिक्स सेक्शन किस कैटेगरी में रखेंगे? इजी में, मॉडरेट में कि टफ में? ये बच्चों को जरूर बताइए। इससे बच्चे को एक लेवल क्वेश्चंस का आइडिया होगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करना है। सर देखो, मैं आपको आप 2019 से पूछ रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा फिर भी। अच्छा। मैं जब नीट के पेपर्स देख रहा हूं, मैं 2012 से मैंने देखना चालू किया है। चलिए 12 से ही बताइए आप हमें। 12 के टाइम पे मॉडरेट और हाई के बीच में था जी। 13 में भी मॉडरेट और हाई के बीच में था, जो मेरा पर्सपेक्टिव है। उसके बाद में 14 से लेवल बढ़ा, शूट किया लेवल 14 में। 14, 15, 16 और 17 जी। 4 साल ऐसे थे कि लेवल काफी अच्छा तगड़ा लेवल था। मतलब हम कह सकते हैं कि ये मेंस के लेवल के बराबर था। बिल्कुल आराम से। हाँ, जेई मेंस का जो लेवल होता है उसके आराम से उस लेवल पे टच कर रहा था। और उस समय एम्स की भी एग्जाम साइमल्टेनियसली चल रही थी, अलग से एग्जाम हो रही थी एम्स की। तो उस समय फिजिक्स का लेवल एम्स में भी मेंटेन था और नीट में भी, जैसे कि आप AIPMT कह लो, CBSE PMT कह लो, जो कहना है कह लो, एग्जाम वही है मेडिकल वालों की। कुल मिला के कहानी वही रहने वाली। 17 के बाद में, अब 17 के बाद में हुआ ऐसा कि 18 में जब मैंने बायोमेंटर्स ज्वाइन किया तो 18 का भी पेपर ठीक ठाक लेवल का था, मतलब डाउन नहीं था जी। टफ नहीं कह सकते, लेकिन डाउन भी नहीं था। कॉन्सेप्चुअल मॉडरेट से हाई के बीच में आया जी। एंड देन 2019 से, कोरोना आने से पहले से पेपर धीरे धीरे डिग्रेड होना स्टार्ट किया। एंड आई मस्ट टेल यू सर, 2019 में मॉडर्न फिजिक्स वाला जो सेक्शन है, ड्यूअल नेचर, एटम, न्यूक्लियर और सेमीकंडक्टर, 8 से 11 सवाल हैं, इतने 3-4 चैप्टर है बस।
2019 के पेपर को आप उठा के जी, देखिए। जी। 2020 का पेपर है, कोरोना वाला साल का पेपर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी अकेले चैप्टर से 5 सवाल 5 सवाल थे। जी, जी। अकेले करंट इलेक्ट्रिसिटी के 5 सवाल हैं। फिर यदि मैं आपसे बात करूं 2000 उसके बाद में भी अगला 22 वाला, मैंने कौन सा बोला अभी 20 2020 का बताया हाँ आपने, 2021 में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में से मेजर क्वेश्चन थे, 3 से जी। 4 सवाल अकेले जी, उस जी। चैप्टर में से आए। फिर आगे बढ़े वो और 2022 में वो आगे बढ़े और अल्टरनेटिंग करंट इस चैप्टर से 3 सवाल डाले, जबकि आज तक कभी नहीं पूछे गए थे, उसी चैप्टर से 3 सवाल डाल दिए। अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये दो ही चैप्टर जो हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का 2022 में फिर से फोकस बढ़ाया गया और उस सेक्शन में ज्यादा सवाल बढ़ाए गए। तो ये लेवल क्या रखेंगे सर इन पेपर? लेवल सर बहुत इजी लेवल है, इजी, बहुत इजी लेवल है। यही सुनना चाह रहा था। हाँ अब मैं आपको बता दूं कि 2022 में और 21 में जो सेक्शन बी हुआ है, हाँ। उसमें आप 2 से 3 सवाल हैं कि जिनका लेवल अच्छा है और जिन्हें माना जा सकता है कि भाई ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सवाल बनाया गया। वो तो सर हम छोड़ भी सकते हैं, जैसे हमें नहीं बनता हो तो सेक्शन बी में छोड़ने वाला ऑप्शन बी में था। जी जी। तो ये बताइए कि अगर हम 5 कठिन सवालों को सेक्शन बी से निकाल दें तो बाकी के 10 सवाल क्या बच्चों के लेवल के थे? बिल्कुल सर, बचा हुआ तो पूरा पेपर बच्चों के लेवल का था। अच्छा, मतलब कुछ ऐसा था नहीं उसमें कि जो आपने पढ़ा हो। अब देखो कनेक्टिंग डॉट्स तो हम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हैं, लेकिन एग्जाम में देखो एक सवाल को पूछने के अनंत तरीके हो सकते हैं। और मैं 2018 तक मैं इन चीजों पे बहुत फोकस करता था, कनेक्टिंग द डॉट्स, कि एक सवाल बना के उससे अनंत सवाल बनाया भी करता था। जी, जी। लेकिन जैसे जैसे पेपर डिग्रेड होने लगा, लेवल बहुत नीचे आया है, पेपर का लेवल डाउन होने के कारण हमने भी उस चीज को आपके लेवल तक, क्योंकि देखो अननेसेसरी बहुत ज्यादा मेहनत करके भी अर्थ नहीं है। मतलब अब जब हमें पता है कि इस क्यों पहाड़ को जबरदस्ती तोड़ना जब उसको तोड़ने की जरूरत है ही नहीं, जब साइड से रास्ता है। अच्छा तो सर रिजल्ट भी इसी तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है। हाँ कि रिजल्ट बिल्कुल कई बच्चों के जी पूरे मार्क्स आ रहे हैं, 720 नंबर आ रहे हैं। तो जी। ये फिजिक्स की बदौलत है। हाँ। क्योंकि यदि फिजिक्स का लेवल आ जाए तो 720 में से 720 नंबर आना पॉसिबल है ही नहीं है, क्योंकि बायो में तो 360 कई बार आए होंगे जी। पहले भी आए हैं, बट फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 ला गया है बच्चा। मतलब आपने लेवल को डाउन किया है कहीं ना कहीं, और ये मुझे लगता है अभी भी 1-2 साल तक और कंटिन्यू चलेगा, जब तक ये बहाना खत्म ना हो जाए कि ये कोरोना वाले बच्चे आगे निकल ना जाए। मतलब मैं और मानता हूं कि 2 साल 3 साल तक अभी भी ऐसा ही चलने वाला होगा। तो अल्टीमेटली सर हम ये निष्कर्ष निकालें कि फिजिक्स को थोड़ा सा अगर हम अच्छे से करें, मतलब कमांडोज हमारी बात मानते हुए चलें, तो फिजिक्स को काफ़ी सारे क्वेश्चंस इनके सही जा सकते हैं। सर मैं लगातार 2017-18 से मेरा रिकॉर्ड है, 2018 में जब मैंने बायोमेट्रिक ज्वाइन किया तब से लगातार मेरा रिकॉर्ड है 41, 42, 43 लगातार बढ़ते जा रहा है। और लास्ट तो चूंकि 50 सवाल हो गए तो 45 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं। बिल्कुल कि मतलब कोई सवाल ऐसा नहीं कि आप कह दो कि ये बाहर हो गया, कि जिसका कॉन्सेप्ट जरा टच हो गया या इधर उधर निकल गया, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है। अब आप कहोगे कि सर आपने 5 मीटर पर सेकंड से सवाल करवाया था लेकिन एग्जामिनर ने 10 से पूछ लिया। भाई अब वो तो पूछेगा, मैं थोड़ी उनके एग्जाम में डेटा चेंज होगा, बट कोई ऐसी चीज नहीं हो रही है क्योंकि देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कब क्या पूछ ले कोई नहीं जानता है। और इस चीज को न जानते हुए भी भले ही आपका सिलेबस डिफाइंड है, लेकिन क्या होता है एक वैरायटी होती है सवालों की, वो सारी वैरायटी को कवर करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और उसे हमने कवर किया है बिल्कुल, मतलब उसको छोड़ा नहीं है। तो सवाल देखो मैं आपको बोल दूं 45 सवाल यदि हम मान लें तो उसमें 35 क्वेश्चंस वो रहेंगे जिसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है बस, कि फॉर्मूला पुट किया। 30+ मान लो, कम से कम मिनिमम 30+ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है। मतलब आपको क्वेश्चन देख के पता लगना चाहिए चैप्टर कौन सा चैप्टर है, इसका फॉर्मूला क्या है, कैलकुलेशन करिए, आंसर खत्म। फिर आपको 5 से 10 सवाल वो रहेंगे। 5 से 10 में क्यों बोल रहा हूं, ये वेरिएशन होने वाला है और ये थियोरेटिकल सवालों में वेरिएशन होगा कि स्टेटमेंट दे दिया या कुछ कॉन्सेप्चुअल थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया, कोई एग्जांपल पूछ लिया, वो 5 से 10 सवालों के लिए रखा है। और वही 5 से 10 सवालों के लिए हमारे पास में वो क्वेश्चन रहेंगे जिसमें एक से ज्यादा बार फॉर्मूला यूज होगा, 2 फॉर्मूला वाले। तो मतलब 30+ लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब 120 नंबर तो फिजिक्स में आराम से बनते हैं। मतलब फिजिक्स को हवा नहीं बनाया जाए सर, कुल मिला के ये है। अब देखो सर सिंपल सी बात है, वो आपने सुनी होगी भूत आया भूत आया भूत आया, नहीं भूत आया नहीं, क्या है शेर आया। शेर आया। अच्छा तो वही वाली बात है। तो बिल्कुल फिजिक्स को टफ मत बनाइए, एक्सपीरियंस्ड है और एनर्जी है, दोनों का एक डेडली कॉम्बिनेशन है। फिजिक्स को हम बिल्कुल आसान बनाएंगे, फिजिक्स को फ्लॉलेस बनाएंगे, बिल्कुल बहेगी फिजिक्स आपकी नसों में। बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बस हमें फॉलो कीजिए, जितना आपको टास्क मिले आप पूरा कीजिए। आपको पता भी नहीं चलेगा आपका कब 12th का सिलेबस हो जाएगा, कब नीट का सिलेबस हो जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग,
नो कंपैरिजन, बिल्कुल भी तुलना नहीं करनी है किन्हीं ये भी सर दो बड़ी टीचर। समस्या है ये। क्योंकि देखो आप ये ना कीजिए कि अमर सर ने पिछली बार इस चैप्टर में इतने लेक्चर लिए थे तो अब जावेद सर ने इतने क्यों ले लिए, कम ले लिए, ज्यादा ले लिए, क्या हो गया। आजकल का ट्रेंड बन गया है सर, वो डिशुम डिशुम देखना चाहते हैं। देखो हम नहीं लड़ सकते भाई, हम नहीं लड़ सकते, हम बिल्कुल। लड़ नहीं सकते। देखो हमें है ना एक साथ बढ़ के आपके फायदे के लिए काम करना है। यदि हम लड़ेंगे ना तो नुकसान आपका होगा, बिल्कुल। हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। वो अपने सर अपने ईगो में चले जाएंगे, मैं मेरे ईगो में चले जाऊंगा। हाँ। मेरा ईगो अलग लेवल पे खेल रहा होगा, सर का ईगो अलग लेवल पे खेलेगा, और इससे होगा क्या, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का नुकसान। बिल्कुल। और यदि नुकसान ये तभी होगा कब, जब आप लोग कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे, और जब आप कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें फिर बिगड़ने लगेंगी। बिल्कुल। ठीक है, पता लगा आप अमर सर के लेक्चर में, आप अमर सर के लेक्चर में कमेंट कर रहे हो कि जावेद सर ने तो बहुत अच्छा पढ़ाया था, अमर सर क्या पढ़ा रहे हैं। या जावेद सर के लेक्चर में गए और आप बोले कि अमर सर ने तो उस लेक्चर में बहुत अच्छा पढ़ाया था, ऐसे पढ़ाया था, वैसा पढ़ाया था, और आप तो नहीं पढ़ा रहे हो करके। तो ये कंपैरिजन ना करें बेटा। देखो टीचर को मालूम है कि आपको क्या देना है, क्योंकि देखो आप यदि मेरे खुद के पुराने लेक्चर से कंपेयर करोगे तो 2008 में मैंने रे ऑप्टिक्स में पुली ब्लॉक में कॉनकेव मिरर लगा के सवाल करवाया है। अब वो सवाल की अहमियत बचती नहीं है, क्योंकि 2000 मैं आपको बोल रहा हूं ना, 2018 में मैंने क्यों कराया होगा ये सवाल, क्योंकि 2017 तक का जो लेवल था, जी जी, 14, 15, 16, 17 4 साल जो फिजिक्स का सब लेवल था, तो उसे मुझे मैनेज करना था। मुझे थोड़ी मालूम है आगे जाके पेपर एकदम डाउन हो जाएगा करके। लेकिन 2017 तक का जो हम पेपर देख रहे हैं तो उसके बेसिस पर हम आगे चल रहे हैं। यदि लेवल है तो हम मेंटेन कर रहे हैं। हाँ। बट न जाने क्या हुआ कि 2018 से धीरे धीरे लेवल उन्होंने गिराना चालू किया। तो अब आप यदि ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं भी वो सवाल अब नहीं करवाऊंगा, क्योंकि उसका सेंस नहीं बनता है, आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है वो चीजें, तो वो सिर्फ टाइम वेस्टिंग होगी। फिर हम धीरे धीरे, जैसे 11th में ही मैं रिकॉलिंग के तौर पे बोलूं, 11th वाले बच्चों को पहले मैं मूवेबल पुली के इस लेवल तक के सवाल लेके जाता था, लेकिन नहीं पूछे जाते हैं तो हमें जरूरत ही नहीं है। लेकिन वो उसका रीजन भी था क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं मैं रे ऑप्टिक्स में एक दो जगह यूज कर लेता था, वो रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट मूवेबल पुली का, जहां पे वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ मिरर वाला आता है, तो इसलिए हम पढ़ाते थे। लेकिन अब नहीं जरूरत है तो नहीं बात करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जिन पे आपको ध्यान देना है सर। और आप बताइए कुछ सजेशन। काफी सारे बच्चे तो सर ऐसे होंगे जो 11th में हमसे पढ़ चुके हैं। हाँ सर, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 11th हम लोगों से पढ़ी हुई है, तो उनको तो वो बेनिफिट होने वाला है। तो आपको तो बेनिफिट है बेटा। आप हम लोगों के नेचर को जानते हो। आज तो भी हंस बोल रहे हैं। हाँ आप लोग बहुत खुश हो रहे हो, अरे आज दोनों जल्लाद हंस रहे हैं। हाँ, बाकी जल्लाद हैं, दोनों जल्लाद हैं। तो ड्यूरिंग द लेक्चर्स कोई हमसे उम्मीद मत रखिए। जिस तरह हमने आपको पहले 11th में पढ़ाया है उसी तरह से 12th आपकी धीरे धीरे होगी, आसानी से होगी, आपको समझ में आएगा। सर 12th स्टार्ट करने से पहले क्या आप बच्चों को बोलना चाहेंगे कि 11th में से कौन कौन से चैप्टर उन्होंने एक बार देख के तो कम से कम आना चाहिए, एक बार कम से कम देख ले। जैसे मेरा हिसाब से लॉज ऑफ मोशन वगैरह बन रहा है, तो आप बताइए आपके हिसाब से कि क्या मेरे हिसाब से सर ये है, सपोज कीजिए कुछ बच्चों की 11th वीक रह गई है, मान के चलते हैं कि कुछ बच्चों की 11th वीक रह गई है, तो भी 12th वो अच्छी कर सकता है अपनी। बिल्कुल कर सकता है। लेकिन मैं सर दूसरे पर्सपेक्टिव से सवाल पूछ रहा हूँ। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि मान चलो कोई अच्छा बच्चा है, और देखो अभी शुरुआत में 4 दिन तो उनको बेसिक में ही जाने वाला है। तो बेसिक में जाने से पहले क्या आपको लगता है कि हमें 11th का कुछ चैप्टर्स आप जैसे सजेस्ट करना चाहेंगे? जैसे मैं सजेस्ट करना चाहूंगा शुरुआती चैप्टर्स में, जैसे कि आपको स्केलर्स एंड वेक्टर्स देखना चाहिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट काम में आएगा, रिजल्टेंट काम आएगा, रिजल्टेंट काम में आएगा। फिर जैसे कुछ और एग्जांपल में बताना चाहूँ, जैसे वर्क एनर्जी पावर में पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन का कॉन्सेप्ट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये कुछ चीजें तो शुरुआती चैप्टर्स काम में आएंगे सर, और तो थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक और काम की चीज आएगी, ग्रेविटेशन को पढ़ के रखना, रिजल्ट काम आएंगे। ग्रेविटेशन में जो आपने ग्रेविटेशनल फील्ड के, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के रिजल्ट जो देखे हुए हैं ना, उनको देख के जरूर रखना, और नोटबुक में स्टार्ट करने से पहले एक जगह लिख लेना, ये काम आ सकता है। और सर आप बताइए कुछ सजेशन और दीजिए। और अब थोड़ा सा सर बच्चों को बता दिया जाए कि 12th में इनको पढ़ना क्या है। हाँ सर, 12th में क्या पढ़ना है। तो मैं सबसे पहले 12 के चैप्टर्स की लिस्ट आपको प्रोनाउंस करना चाहूंगा। देखो 12 जैसी आपकी स्टार्ट होगी, सबसे पहला चैप्टर आएगा आपका इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। इसके बाद में आपको मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसके बाद में करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बाद में अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहां पर आपकी एक बुक खत्म होगी, और ये बहुत बड़ी बुक है, बहुत बड़ी, मतलब आपका 60-70% टाइम इसी बुक में निकल जाएगा, फर्स्ट बुक में निकल जाएगा।
देन सेकंड बुक आएगी जिसमें शुरुआत होगी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स काफी बड़ा चैप्टर है अगेन। तो ये मान लीजिए कि जिस दिन ये रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स खत्म होगा उसके बाद से आपका सिलेबस हार्डली 40 डेज और चलेगा, मतलब यहीं तक टाइम लगना है। उसके बाद में आएगा वेव ऑप्टिक्स, फिर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स, न्यूक्लियाई और लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। कम्युनिकेशन सिस्टम नाम का कोई चैप्टर अब हमारे लिए नहीं बचा है, सो प्लीज उस पर ज्यादा ध्यान ना दें। अभी भी जेई के पेपर्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लेकिन नीट से उसका कोई संबंध नहीं है। नीट के सिलेबस में भी कम्युनिकेशन सिस्टम नाम का कोई चैप्टर नहीं है, ये बात मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा। अब इसके बाद में सर और कुछ आप पूछना चाहेंगे? हाँ, फर्स्ट बुक के बारे में थोड़ा सा बताऊं बेटा। जैसा कि सर ने अभी बताया, फर्स्ट बुक में पूरी इलेक्ट्रिसिटी है, पूरी। फर्स्ट बुक आपकी ख़त्म होगी, इलेक्ट्रिसिटी आपकी ख़त्म होगी। अब समस्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट बुक के चैप्टर जुड़े हुए हैं बेटा, जैसे एक ट्रेन जुड़ी रहती है, उसके डब्बे जुड़े रहते हैं, फर्स्ट बुक के चैप्टर्स ऐसे ही जुड़े हैं। सपोज करो आपका पहला चैप्टर वीक रह गया, ठीक है बेटा, सपोज करो आपका पहला चैप्टर वीक रह गया, तो आपको लास्ट तक फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। पूरे पहले दिन के कंसेप्ट आखिरी दिन तक लगेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ध्यान से करिएगा, नहीं तो आप सफ़र करेंगे। नवंबर में आके, दिसंबर में आके आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी फिर से करा दीजिए, तो संभव नहीं होगा, है ना। एक ही बार में आपको समझना है। सर आप क्या सोचते हैं कि जैसे हम अप्रैल से सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं तो इनका सिलेबस लगभग मेरे हिसाब से जो मैं कैलेंडर देख पा रहा हूँ तो 29 ऑफ दिसंबर के आसपास में इनका सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो क्या हम सही ड्यूरेशन लेकर चल रहे हैं सर? बिल्कुल सर, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर दिसंबर में फिजिक्स का कोर्स हो जा रहा है तो। हाँ, जैसा कि आपने बताया जी कि 29 दिसंबर बोर्ड्स भी देना है, तो फरवरी तो पूरा इनका प्रैक्टिकल्स में और इस सब में जाता है। तो जनवरी से भी अगर ये बोर्ड का हल्का फुल्का पढ़ना चालू करेंगे नीट के साथ पैरेलल में, तो इनको बोर्ड एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब आप ये कहना चाहेंगे सर कि जैसे 29 दिसंबर या 31 दिसंबर तक जब भी सिलेबस खत्म हुआ तो 1 जन से आप नीट और उसका आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं बोर्ड के लिए। एंड 2 महीने सर मोर देन एनफ होते हैं 12th के लिए। नंबर तो आप जान रहे हैं, आपने बताया कि बट रहे हैं आजकल, तो 2 महीने मोर देन सफिशिएंट होते हैं बेटा। उसमें भी हम नीट की प्रैक्टिस नहीं छोड़ेंगे, पैरेलल में हम 12th की प्रैक्टिस करेंगे। तो दिसंबर तक बिल्कुल दम लगा के हम और सर आपको कोर्स कंप्लीट कराएंगे। कंप्लीट कराना मतलब ये नहीं है कि आपकी कॉपी में लिखा होगा, आपके दिमाग में पूरा बसा देंगे शहर फिजिक्स का, ये ध्यान रखिए। सर चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सर आप कुछ कहना चाहेंगे? चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन देखो बेटा, आपके सारे बेनिफिट्स हैं आपके लिए। जो मुझे लगता था, हम लोगों में किसी तरह का कोई ईगो, कोई क्लैश तो है नहीं, तो जो मुझे लगता था कि मैं अच्छे से बता सकता हूँ या बच्चा कंफर्टेबल रहेगा, वो चैप्टर मेरे हैं। जो सर के बहुत स्ट्रॉन्ग चैप्टर हैं, जो मॉडर्न चीज़ें हैं वो सर की मेरे से बहुत अच्छी हैं, तो वो सर कराएंगे आपको। तो इस पचड़े में आप पढ़िए ही नहीं। ऑल्टरनेट ऑर्डर में दोनों की शक्लें आपको दिखती रहेंगी। आपको अपना सिलेबस करना है, दिमाग में बैठाना है ना। देखो मैं आपको इन शॉर्ट बताना चाहूंगा कि जैसे सेक्शन वाइज बांट लीजिए क्लास 12 की फिजिक्स को। पहला सेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जावेद सर कराएंगे। फिर मैग्नेटिज्म वाला पूरा सेक्शन है, उसे मैं कराऊंगा। फिर ऑप्टिक्स आएगी, फिर जावेद सर कराएंगे। फिर मॉडर्न आएगी, फिर मैं कराऊंगा। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस कह सकते हैं सर 50-50। हाँ 50-50 कह सकते हैं, बिल्कुल 50-50 बिल्कुल 50-50 की तरह ही चलने वाला है। तो आप देखो, आप मत डरिए, हाँ, आपको डरना नहीं है। सब चीजें बकायदा प्रॉपर टाइम पे, टाइम टू टाइम के हिसाब से हम कवर करवाएंगे, तो उसमें आपको घबराने की आवश्यकता कतई नहीं है। नाउ नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स सर, अभी कुछ चीजें देखो, जो चीजें आपको 11th में पहले बताई गई हैं उनको फिर से हम दोहराना चाहेंगे। कि देखो शुरुआत आपको कैसे करनी है। डे 1 में जैसे आपने देखा, शुरुआत का जो फर्स्ट वीक है उसमें 4 लेक्चर आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं, जिसमें हम रिकॉलिंग वगैरह से लेकर के या सिलेबस का क्या अलग अलग पोर्शन वाइज हो सकता है हम डिस्कशन करें आपसे कि सर एक दिन इलेक्ट्रोस्टैटिक कर लिया, एक दिन मैग्नेटिज्म कर लिया, ऐसा कर सकते हैं। या फिर हम आपको 11 के कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं, जो रिक्वायर्ड हैं, उन्हें हम आपको डिस्कस कराएं। कुछ चीजें ऐसी आपके सामने आने वाली हैं, लेकिन उसके बारे में छोड़ो। अभी मेन बात यह है कि जब अगला मंडे आएगा 24 अप्रैल से सर इनको फर्स्ट लेक्चर मिलेगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। अच्छा, 24 अभी अप्रैल से। हाँ सर, अभी 4 दिन और अभी आपको ऐसे हम छोटी छोटी चीजें जो काम में आने वाली है उनके बारे में हम डिस्कस कराएंगे। नाउ क्वेश्चन कम्स ओवर हियर इज कि भैया आपको लेक्चर का देखना कैसे है। देखो शुरुआत आपको करनी है डे 1।
डे 1 जिस दिन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 1 आया, तो आपने वो लेक्चर देखा। लेक्चर देखने के बाद में आपको सॉल्व करनी है डीपीएस। डीपीएस का एक्सप्लेनेशन वीडियो उसी क्वेश्चन के नीचे रहेगा, लेकिन आपको शुरुआत में कितने क्वेश्चन आएंगे, तो भैया 10 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। 10 भी होंगे, कभी 15 भी होंगे, कभी 20 भी होंगे, तो ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऑन एंड एवरेज लगभग हर चैप्टर में हम 200 के आसपास क्वेश्चन बनाएंगे ही बनाएंगे। और कुछ चैप्टर्स हम छोटे हैं जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जब उसमें ले दे के 25 सवाल बन पाएंगे, उसमें क्या सारे क्वेश्चंस के वीडियो एक्सप्लेनेशन से। बिल्कुल सर, बायोमेंटर्स में हर वो क्वेश्चन जो आप बच्चों को दिया जा रहा है, उस सबका वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। बस एक क्लिक की दूरी पर है, लेकिन वो देखना नहीं है, क्लिक नहीं करना है सर, क्लिक नहीं करना है। उसके पीछे तो कुछ चीजें हैं जो मैं बतलाना चाहूंगा। देखो क्या होता है, क्वेश्चन करने की एबिलिटी यदि आपको बढ़ानी है तो आपको डे 1 जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आपको करना है। मैं फिजिक्स के लिए बता रहा हूं, आप बाकी सब्जेक्ट में भी आप देख सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। लेक्चर देखा आपने, लेक्चर की एक डीपीएस बनाई। डीपीएस बनाई मतलब डीपीएस आपको मिलेगी, आपको उसे सॉल्व करना है, नहीं तो पता लगा आप ढूंढ के बनाने लगे, नहीं। ठीक है, मैं मान के चलता हूं 10 क्वेश्चन डीपीएस में दिए गए हैं। अब देखो सर, यहां पे एक और समस्या आती है, मैं उस समस्या को भी अभी एड्रेस कर रहा हूं। वो ये है कि मान लो 10 सवाल हैं डीपीएस में, और डीपीएस में 10 सवाल हैं, उसमें से आपसे 7 बन रहे हैं, देन यू आर एट अ गुड पेस। डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नहीं तो हो हल्ला करोगे, सर कैसे डीपीएस में क्वेश्चन दे दिए, वो हो ही नहीं रहे। हाँ सर, ये हल्ला बहुत होता है। तो कुछ क्वेश्चंस का लेवल हमें जानबूझ के, देखो लेवल हम नहीं बता सकते, अभी हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, हम कैसे भविष्य प्रेडिक्ट कर ले कि लेवल मान लो थोड़ा आ गया ऊपर बढ़ के, तो क्या कर लेंगे। तो भाई हमें एक बात बताऊं आपको, क्या होता है ना, यदि जंगल में खरगोश का शिकार करने जाना है, तब भी शिकार का जो सामान होता है ना जिससे हम शिकार करते हैं, वो शेर के शिकार का भी साथ में रखना पड़ता है। न जाने आप तो निकले थे खरगोश का शिकार करने, शेर आ गया सामने तो क्या करोगे। शेर से ये थोड़ी बोलोगे भाई हट जा, मैं तो खरगोश का शिकार करने आया हूं, तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। शेर तो आपका शिकार कर जाएगा फिर। तो उस लेवल के हिसाब से हमें प्रिपेयर करके चलना रहता है। सो 10 में से 7 का एवरेज बहुत अच्छा एवरेज है। मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, बायो में केमिस्ट्री में ऐसा नहीं रहता, लेकिन फिजिक्स में क्या लेवल बढ़ सकता है, ऐसे थोड़े से लेवल बहुत बढ़ जाता है, थोड़ा ऐसे ट्विस्ट किया ना ऐसे, तो लेवल बढ़ जाता है अचानक से। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यदि 10 में से 7 बन रहे हैं आपसे, तो आप वेल एंड गुड पोजीशन पे। मान लो अब ये 3 सवाल आपसे नहीं बने, अब इनका क्या करें, रखे रहो, रुको जरा, दिन खत्म हो गया। नाउ डे 2 की शुरुआत होगी। अब जब आप डे 2 की शुरुआत करोगे तो उस समय आपको क्या करना है, डे 1 में जो सर ने पढ़ाया, सर पढ़ाएंगे, स्टार्ट करेंगे, तो आपको आंखें करनी है बंद और ऐसे हैमरिंग करनी है ऐसे। हाँ, जावेद सर आए, उन्होंने बोला हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन बोला, उसके बाद उन्होंने चार्ज पढ़ाया, चार्ज की प्रॉपर्टी लिखाई, चार्ज पे सवाल कराए, क्वांटाइजेशन पे सवाल कराया, ये कराया वो कराया, और लेक्चर खत्म हो गया। अब उसके बाद ही लेक्चर 2 देखना है, तब तक लेक्चर 2 नहीं देखना है। गेटिंग में रिकॉल करने के बाद और ये प्रोसेस में सर 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल, और क्या, पढ़ी हुई चीजें हैं, आपने दिन में पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लिया, डीपीएस लगा ली, सब कुछ हो गया, तो दूसरे दिन आपको यही काम। अब दूसरे दिन की भी डीपीएस आएगी, मान लो उसमें 10 सवाल आए और इसमें से भी 10 में से 7 ही बने, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 5 बने, जो भी बने। अब जो बच गए ना उनको छोड़ो, जो डीपीएस नंबर 1 थी जिसमें आपसे 3 छूट गए थे, उनको एक बार फिर से ट्राई करो बिना सॉल्यूशन देखे। डे 2 में आपको डे 1 के जो छूटे हुए क्वेश्चन है उनको एक बार फिर से बनाना है। अच्छा, मतलब अभी भी क्लिक नहीं करना है? ना 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 ना, अभी भी क्लिक नहीं करना है। और इन 3 क्वेश्चन को बुकमार्क करके रखना है। आपको एक फैसिलिटी दी गई है बुकमार्क का, क्वेश्चन को बुकमार्क करने की फैसिलिटी। उन क्वेश्चन को जो पहली बार में आपसे नहीं बने हैं, वो 3 क्वेश्चन को बुकमार्क करके रखिए। ठीक है, दूसरा दिन खत्म हुआ, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स थर्ड डे। जब तीसरा दिन शुरुआत होगा, अगेन फिर से हैमरिंग करनी है, आंखें बंद करके बैठना है, लेक्चर 1 को रिकॉल करना है, लेक्चर 2 को रिकॉल करना है, दोनों को रिकॉल करने के बाद लेक्चर 3 ओपन करना है, तब तक नहीं करना है। और इसमें अब 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, अब ये मत सोचना कि हर दिन हर लेक्चर का पूरा रिवाइज करने में 5 और 5 10, फिर सर लेक्चर नंबर 10 आते आते तो 1 घंटा लग जाएगा, नहीं लगेगा, क्योंकि अब आपकी स्पीड बढ़ चुकी होगी। अब आपको अगले दिन जब रिकॉल कर रहे होंगे तो लेक्चर नंबर 1 को रिकॉल करने में हार्डली 1 मिनट लगेगा। बिल्कुल सर। तो ये इस प्रकार से रिवीजन साथ में बनता रहेगा, पीछे की चीजों को भूलोगे नहीं। देखो होता क्या है ना स्टूडेंट जिंदगी में, आगे पढ़ते हैं, पीछे पूरा साफ होते रहता है, आगे पाठ पीछे सपाट। हाँ, आगे पाठ पीछे सपाट, बिल्कुल वही होता है। तो वो नहीं होना है, तो इसके लिए आपको इसको फॉलो करना चाहिए। ये अपनाई हुई ट्रिक है, हमारी भी है, और जो टॉपर्स होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। यदि आपको टॉपर बनना है तो ऐसे करना होगा। ठीक है, ये कुछ चीजें मैंने बता दी। और कुछ चीजें सर, क्या आपको लगता है कि बच्चों को और क्या करना चाहिए सर?
नोट्स बनाने चाहिए कि हाँ, प्रिंटेड उनको मिल रहे हैं? नोट्स सबसे बड़ी बात बेटा, ये हम बिल्कुल पिछले साल से ही गाना गा रहे हैं ये, कि कॉपीज आपके पास दो होंगी। एक होगी क्लासरूम कॉपी और एक होती है बेटा फार्मूला कॉपी। वेरी शॉर्ट नोट्स, वेरी शॉर्ट नोट्स के नाम से सर कहते हैं, और मैं फार्मूला कॉपी कहता हूँ, बात एक ही है। तो ये दोनों कॉपी पढ़ते टाइम आपके सामने रहेंगी। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है आप अपनी हैंड राइटिंग में लिखो। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन लिखिए बेटा। अपनी राइटिंग में लिखी हुई चीज़ें जल्दी दिमाग में बैठती हैं। और फिर आपको लग रहा है कि एक लेक्चर की समरी में ये 2 ही 3 फार्मूले आ रहे हैं, तो उन फार्मूले को आप वेरी शॉर्ट नोट्स में लिखेंगे, अपनी फार्मूला कॉपी में लिखेंगे। ये लास्ट मोमेंट के रिवीजन में बहुत बेनिफिशियल होती है सर। बिल्कुल, वेरी शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूला कॉपी लास्ट मोमेंट के रिवीजन में बहुत काम आने वाली है, इसलिए इसको बार बार दोहराना है। इसके साथ में एक और चीज, एक नोटबुक और बनानी है जिसका नाम देना है माई मिस्टेक्स, मेरी गलतियां बाई ABC। जैसे मान लो मेरी गलतियां बाई नेहा सिंह, मेरी गलतियां बाई प्रियंका गर्ग, या कोई भी जो भी XYZ आपका नाम हो, राम सिंह, श्याम सिंह। हम लोगों के नाम नहीं लिखना है। हाँ, नहीं तो पता लगा कि मेरी गलतियां भैया अमर सर लिख दिया। भैया हमारी गलतियां नहीं ढूंढनी है, आपको अपनी गलतियां ढूंढनी है। ये काम करना है कि वो जो 3 सवाल आपसे नहीं बने थे ना, उनका क्या करोगे? अच्छा, उसके लिए इसलिए आप बनवा रहे हैं। यस, गलती कहाँ हुई वो सवाल में। भाई देखो, 3 दिन तक इंतजार करना है, मतलब चौथे लेक्चर के दिन आपको उसका सॉल्यूशन क्लिक करना है, तब तक नहीं करना। चलिए, मैं यही सोच रहा था सर, ये क्लिक कब होगा। लेक्चर नंबर 4 में जाने पर लेक्चर नंबर 1 की DPS के जो 3 क्वेश्चन छूटे वो क्लिक होंगे, और फिर उस दिन से आपकी मेरी गलतियां शुरू होंगी लिखना। नोट कीजिए बेटा, बहुत चीजें बोल रहे हैं हम, वो काम की हैं, याद रखना। इस पॉइंट को नोट कीजिए बिल्कुल, इसको यदि भूल गए ना तो मतलब कहानी ये है, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। बिल्कुल, यदि ये कर लिया, सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है। एनीथिंग एल्स सर, आपके दिमाग में कुछ और पॉइंट चल रहा हो जो 12th वालों के लिए? देखो, मैं मेरी साइड से आपको फिर से बोलना चाहूंगा एक बार फिर से कि भाई देखो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन का रिलेशन, ये छोटी चीजें आप तैयार करके रखना। फिर और सर क्या होता है, हाँ, थोड़ा ऑसिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जहां पर अभी इस लेवल पे पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि पेंडुलम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखवाएंगे हम, या जो भी होगा। हाँ, वो पेंडुलम का टाइम पीरियड तो बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, पेंडुलम का टाइम पीरियड बहुत लग जाता है, कहीं पर भी सवाल बन जाता है। जी। और ऐसी छोटी छोटी। अच्छा, मान लीजिए सर कोई नया ज्वाइन कर रहा है 12th में, हाँ, तो सर वो तो सुन के थोड़ा सा घबरा रहा होगा कि मैं कैसे रिवाइज करूंगा, ये कोई कैसे दिक्कत नहीं है करूंगा। सर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो हमारी एक हैबिट रही है कि यदि कोई टॉपिक पुराना आता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं जितना अलॉटेड टाइम है उसमें उसको एक बार रिकॉल करवा दें। बट रिकॉल करवाना हमारा काम रहेगा, फिर भी आप एक बार देख के जरूर रखें। देखो, एक सिंपल सी बात है, आप यदि डिपेंडेंट रहना चाहते हो तो डिपेंडेंट रहिए, स्पून फीडिंग चाहते हो तो स्पून फीडिंग करवाएंगे, लेकिन स्पून फीडिंग वाले से जो खुद से फीडिंग करता है उसको ज्यादा बेनिफिट होता है। ये बात भी उतनी ही सत्य बात है, तो इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये चीजें हैं। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में उठ रहा है, बिल्कुल फ्रैंकली बताइएगा, क्या 12th 11th से इजी है? सर 12th ज्यादा इजी है, 11th ज्यादा डिफिकल्ट है। 11th इज मोर डिफिकल्ट कंपेयर टू 12th। ये एग्जैक्टली मुझे भी यही लगता है, तो एकदम से घबराना नहीं है बेटा। हो सकता है 11th में थोड़े से घबरा गए हो या वीकनेस कुछ होगी, 12th में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हिसाब से चलिए 12th 11th से कहीं ज़्यादा इजी है। मुझे तो सर कहीं ज़्यादा इजी वाला वर्ड ज़्यादा ठीक लग रहा है यहाँ पर। सर 12th जो है ना, ऐसे चलती है जैसे मान लो कि एक चाकू गरम करके उसको मक्खन पे रख दिया जाए तो कैसे आराम से ऐसे कटता जाए, बिल्कुल ऐसे स्मूथली निकलती है, बिल्कुल परेशानी नहीं हो। और दूसरी एक और बात है, 12th का ही वेटेज भी नीट में ज्यादा है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात कही। वेटेज भी 12th का ही ज्यादा है। सोचिए कि 50-50 होता है। ना 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 ना, नीट में ऐसा कुछ भी नहीं है। नीट में ऐसा नहीं होता। जेई वालों ने शायद 60-40 कर रखा है। हाँ, यही चलता है इसी के आसपास। इसी के आसपास। और 11th कम ही आएगा बेटा, 12th ज्यादा आता है। और 12th समझना बहुत आसान है, बहुत आसान है ना। अब आपका एक लेवल भी हो चुका है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, 11th में तो ये रहता है 10th क्लास बच्चा पास करके आता है, तो उसे लेवल बनाने में ही हम लोगों को 1-2 महीने लग जाता है। 12th में ये समस्या नहीं है सर,
बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखो 10th के बाद में बच्चा 11 में गया तो ऑलरेडी उसने 2 गुना सिलेबस एक बार देख लिया है। हाँ तो अब वो देख लिया है, तब वो फैमिलियर हो गया कि हाँ भाई यहाँ तो आग के गोले बरसने वाले हैं, बिल्कुल। तो अब उसे डर नहीं लगेगा। अब 11 से 12th में आने में कोई समस्या नहीं है बेटा, बहुत धीरे धीरे आपको कराया जाएगा। कब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और सफिशिएंट टाइम दे रहे हैं सर। दिसंबर में सर ने 29 दिसंबर का टारगेट कैलेंडर प्रिपेयर किया है, तो दिसंबर एंड तक आपका फिजिक्स हो जाएगा, तो आपको 12 करने के लिए भी 2 महीने का टाइम मिलेगा। बिल्कुल। और उसके बाद फिर नीट के एग्जाम के लिए भी सफिशिएंट टाइम मिलेगा, प्रैक्टिस आपको करते रहना। हाँ, एक बुक सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक बुक जरूर खरीद लेना भाई, हाँ, उसमें कंजूसी मत करना। बाकी आप यूनिवर्सल खरीदो ना खरीदो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बायोमेंटस का मटेरियल, आप में से कई लोग पूछते हैं सर बायोमेंटस का मटेरियल सफिशिएंट है। भैया एक बात बता दूं, यदि आपने बायोमेंटस की डीपीएस, बायोमेंटस के डे नोट्स, बायोमेंटस की बुकलेट, बायोमेंटस का जितना कंटेंट आपको मिल रहा है, यदि उसको एक बार कर लिया ना, तो उसके बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। नीट को क्रैक करने के लिए बचा ही नहीं सर, कुछ छोड़ते ही नहीं है, हम आपकी इतनी प्रैक्टिस करवा देते हैं। देखो बायोमेंटस जाना जाता है रगड़ने के लिए, हम आपको कमांडो बोलते हैं, तो हम आपको इतना रगड़ देते हैं, इतना कंटेंट दे देते हैं कि आपको बाहर से कुछ लेने की आवश्यकता है ही नहीं। एनसीईआरटी जरूर दिलवा। हाँ एनसीईआरटी तो सर अब वो तो मैं मेरी जेब से कैसे दिलवा दूं सर। एनसीईआरटी बेटा लेटेस्ट एडिशन की लीजिए, सिर्फ इसलिए कि आपको 20% कम पढ़ना है। हाँ, पुरानी एनसीईआरटी में आप उलझ जाओगे, है ना। एक और बात, 12th की एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं छोड़नी है। मैं आपको बता दूं, यदि आपने 11 में एनसीईआरटी 11 की एनसीईआरटी नहीं है तो भी कोई दिक्कत इतनी नहीं है, लेकिन 12th की एनसीईआरटी में से वो कहीं से भी लाइन उठा के क्वेश्चन बना सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी 12th में ज्यादा है कंपेयर टू 11th में। बिल्कुल सर। तो इसलिए एनसीईआरटी जरूर होनी चाहिए। हाँ सर, एक और एनसीईआरटी से बात याद आई सर, क्या वो एनसीईआरटी में जो नीले डब्बे दिए होते हैं वो पढ़ने हैं? आपको क्या लगता है सर? मेरे हिसाब से तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहती हैं, मेरे और हिसाब से भी जो भी इम्पोर्टेंट चीज रहेंगी उनके लिए तो सर अपन नहीं बहुत बड़ी छन्नी लेके बैठे एनसीईआरटी को छान डालेंगे बेटा आपके लिए, आपको परेशान नहीं होना है। एक्चुअली मैंने ये सवाल इसलिए पूछा, हाँ। क्या हुआ अभी बीच में एक डाउट सेक्शन में एक डाउट आया था जी। उस बच्चे ने लिखा, उसने पेज नंबर के साथ में लिखा पेज नंबर 111, एक तो मुझे याद आ रहा है जी। और एक दो पेज नंबर और लिखे कि सर आपने ये वाले पेज नंबर पे ये टॉपिक नहीं पढ़ाया, ये वाले पेज नंबर पे ये टॉपिक नहीं पढ़ाया। मैं टेंशन में आ गया, क्या वो ऐसे कैसे छूट गया, information ऐसे कैसे छूट गया। जी। जब मैंने फिर एनसीईआरटी खोली, क्योंकि पेज नंबर, अब इतने ज्ञानी तो मैं नहीं हूं कि मुझे पेज नंबर याद हो। जी। हाँ, मतलब कि हर समय तो याद नहीं रहता है। जी। हाँ, जब पढ़ाने जा रहे होते तब एक बार पता रहता है कि हाँ भाई ये पेज नंबर पे ये है। तो मैंने देखा, अरे इसमें तो कुछ क्लाउड डिस्चार्ज और पता नहीं क्या क्या वर्ड लिखे हुए थे कि ये, तो वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो जो नहीं पढ़ना है उसको हम नहीं पढ़ाएंगे, पहले नहीं पढ़ाएंगे। यदि कोई चीज हमसे छूटी है तो ये मान लेना कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए छोड़ी गई है। ठीक है, ये बिल्कुल मान के चलना है, ये जो चीज नहीं पढ़ाई है तो वो आएगी नहीं। ठीक है, ये दिमाग में रखना। नहीं तो आप भी पता लगा कि बंदूक लेके लग गए फायरिंग करने हमारी तरफ, सर ये वाला टॉपिक तो आपने पढ़ाया ही नहीं, ये नीले डब्बे में लिखा था। अप्सरा भट्टी कैसे है सर? वो अप्सरा भट्टी के बारे में तो आपने बताया ही नहीं। आपको इतनी अप्सरा भट्टी के बारे में जानना है तो आप पढ़ लीजिए एक बार पैराग्राफ को, नहीं तो आप एक मूवी आई, सीरीज आई है रॉकेट बॉयज करके, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और सीवी रमन के इर्द गिर्द वो मूवी घूमती है। जी सर। और ये अपने भारत के महानतम वैज्ञानिक रहे हैं, जिनके अभी हमने नाम लिए, रमन, सीवी रमन, रमन इफेक्ट के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा न्यूक्लियर रिसर्च के लिए जाने जाते हैं, उन्हीं की बदौलत पहली न्यूक्लियर रिएक्टर जो इंडिया का BARC में है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, मुंबई के अंदर में ट्रॉम्बे करके जगह, वहां पर है, अप्सरा नाम की भट्टी है भैया। लो इन्फॉर्मेशन, अब ये इन्फॉर्मेशन है, कोई आपको सर ये नीट में पूछा जाएगा? सर ये नीट में नहीं पूछा जाता है, लेकिन बच्चे क्या होते हैं ना, कुछ शैतान किस्म के बच्चे कुछ होते हैं, उन्हें लगता है कि सर को पता है कि नहीं पता है भाई। तो बेटा ऐसा नहीं है कि पहला पेज खोलेंगे और वो जो यूट्यूबर्स कई रहते हैं कि एक एक लाइन पे उंगलियां रख के पढ़ाते हैं। हम पे भरोसा रखिए, बिल्कुल छन्नी लेके बैठे एनसीईआरटी को छान डालेंगे बेटा। इतना सा भी अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा तो वो आपको नोट करवाया जाएगा, आपको याद करवाया जाएगा। और एक बात याद रखिए, हमें फिजिक्स आती है, और हम देखो हम वो टीचर रहे हैं जो हाथ उठा के हाथ में चौक लेके घुस जाएं और 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, 5 घंटे का लगातार लेक्चर लेके आ सकने वाले टीचरों में से हम। आपने तो अभी
पूरी 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 रात बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व कराएं। सर के लेक्चर्स आपने देखे होंगे, तो मुझ में तो नहीं है इतनी एनर्जी, लेकिन सर ने बहुत अच्छा एफर्ट किया। पूरा सिलेबस सर ने रातों 8-8 10-10 घंटे की क्लास लेके कंप्लीट कराया। तो कॉम्प्लीमेंट टू यू सर। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे एफर्ट्स को सराहा। बट मैं एक्चुअली, हम लोग पता क्या बतलाना चाहते हैं, हम वो टाइप के नहीं है, दीदी भैया नहीं है बेटा, हाँ। कि जो आपको मतलब कि प्यार से कि देखो बेटा लिखा है वी नो दैट करके और ऐसे पढ़ाए। हमें मतलब हमारी रग रग में फिजिक्स बस रही है। बिल्कुल। बायोमेंटर्स के जितने भी टीचर्स हैं, आप ये कह सकते हैं कि कोई भी टीचर कभी भी खड़ा होके कोई भी क्लास ले सकता है, किसी भी सिर्फ टॉपिक। किसी भी टॉपिक पर। उसे बस हाथ में चौक चाहिए, अब यहाँ पे डिजिटल के केस में मार्कर चाहिए, बस दैट्स इट, जो बस पेन है अपना। सर इलेक्ट्रोस्टैट्स नहीं ले रहा है, मैं ले रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि सर से इलेक्ट्रोस्टैट्स नहीं बनती। हाँ या या सर सेमीकंडक्टर ले रहा है, मैं नहीं ले रहा हूँ, तो ये नहीं है कि मेरा सेमीकंडक्टर वीक है बेटा। हाँ, हम लोगों का पैशन है, शुरू से ही हम टीचिंग में है। हम कई हर टॉपिक पे अपने लेक्चर्स इंस्टेंटली ले सकते हैं ना। ये टीम वर्क है, लेकिन हम टीम में आपको बताएंगे, और सारा बवाल हम पे छोड़िए। हाँ। बस हमें फॉलो करिए, ब्लाइंडली फॉलो करिए। बिल्कुल, है ना ये सर? देखो भरोसे वाली बात होती हाँ। है, सिंपल सी बात है। यदि आप हम पर विश्वास नहीं रखोगे ना, तो फिर आपको सफलता कभी भी नहीं मिलने वाली। आपको प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, यू आर अ कमांडो, तो आपको प्रतिबद्ध होना पड़ेगा और हम पर विश्वास रखकर आना होगा। आपके जो भी गिले शिकवे हैं, जो आपके दिमाग में जो चीजें चल रही हैं, उन सबको घर पे छोड़ के और मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। और यदि आपने मन लगा के पढ़ा, हमारी बातों को सुना, उसको प्रॉपरली फॉलो किया, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। एक और बात बेटा, आप अभी उस एज में हैं जहां पर आपका मन बहुत भटकता है, तो मन को भटकने से रोकना है। मन यदि भटका तो मन को पूछना, क्यों रे बावरे, क्यों काहे तू भटकता है ना, पूछना जरूर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट साल है, यहां पर आप जरा से चूके कि मतलब आपका खेल लग जाएगा। तो खेल नहीं लगवाना है, तो बिल्कुल मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए बेटा, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। सर और कुछ बचा है सर जो छूट गया सर हमसे? इतनी बातें सुन के तो मुझ में एनर्जी आ गई है कि कब 24 तारीख आए, कब मेरा लेक्चर जाए, और कब मैं बच्चों के साथ सीधे दिल से जुड़ूं उनके। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो सारी बातें हमारी साइड से क्लियर हैं सर। एनीथिंग विच यू कैन रिकॉल फॉर अ 1 मिनट, हम लोग एक बार और सोच लेते हैं। नहीं मुझे सर, लगता है आपने ये बहुत सिस्टमेटिक वे में बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन किया है। अच्छा, और सारे पॉइंट्स बच्चों को समझ में आए होंगे। एक और बात मैं बोल दूं, देखो आज हम ये सूट बूट पहन के आए हैं आपके सामने, ये टाई शाई लगा के आए हैं, तो ये आज का ही है भाई। हाँ सर। कल से फिर हम भी वही कमांडर रहेंगे, तुम कमांडो रहोगे, और उसी फेज में सब कुछ चलने वाला है। फिर हम वो आज जैसे एकदम हंस के, इतनी हंसती हुई शक्लें हमारी दिख रही है ना, कल से हम देखो, कल से मतलब जब आपके सेशन स्टार्ट हो जाएंगे तो उसके बाद से एक अलग ही जलवा रहेगा, ठीक है। फिर आप बोलना कि क्या है सर आपका जलवा, बिल्कुल जलवा ही जलवा होगा, बिल्कुल परफेक्ट वे में चलेंगे, कोई इधर उधर की बातें नहीं होंगी। कोई देखो बायोमेंटस में कोई लूज टॉक, कोई इधर की बातें, कोई उधर की बातें, नाचना गाना और ये जोक्स मारना या क्या बोलते हैं शेरो शायरी करना, तो भाई देखो यहाँ पर ये सब मतलब नहीं होता है। यदि आप हमें आता है सर, मतलब ये कहिए कि ना हमें आता है जी। आप पढ़ने के लिए आइए, हम पढ़ाने के लिए आए हैं, हम पढ़ाने के लिए आए हैं, आपको पढ़ने के लिए आना है सर। लेकिन सर यदि आप कुछ नहीं करोगे तो हमें बोर होगा, बेटा फिर तेरी जिंदगी बोर है। मैं कड़वी बात करता हूं, देखो एक और बात सुन लो, हम दोनों है ना करेले हैं, ऊपर से नीम चढ़े हैं, मतलब पूरी बातें कड़वी रहने वाली हैं, ये सच्चाई है। सर आपने तो डरा दिया, हम तो सोच रहे हैं यार काहे फंस गए। फंसे नहीं हो बेटा, देखो एक बात समझ लो, डांस देख के शेरो शायरी करके 2 मिनट के लिए आपको मजा आ सकता है, लेकिन यदि आपका खुद से यदि इंटरेस्ट नहीं है ना पढ़ने में तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको अंदर से नहीं आ रहा है। तो अंदर से आना जरूरी है, और अंदर से किसी भी, अब देखो क्या होता है, हर किसी का एक अलग शौक होता है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन आपको अंदर से आना चाहिए कि मुझे डॉक्टर बनना है। यदि आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो बिल्कुल बायोमेंटर्स के साथ में जुड़िए। बायोमेंटर्स एक प्रतिबद्ध संस्था है जो
बच्चों के भले के लिए दिन और रात काम करती है। बायोमेट्रिक्स की पूरी टीम यहां पर आपके लिए लगी रहेगी। हम दो आज आपके सामने प्रेजेंट हैं। शिवम सर अभी किन्हीं कारणों से यहां पर नहीं हैं, वो आपको डीपीएस के एक्सप्लेनेशन में मदद करने वाले हैं, डाउट सॉल्विंग में वो आपकी मदद करने वाले हैं, और भी बहुत सारी जगह पर शिवम सर आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आपको पढ़ाने के लिए मेनली हम दोनों लोग सामने रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए सर, अब काफी ओके, बातें काफी हो गई बातें हैं। हो गई हैं, तो अब हम लोग यहाँ पे रुक लेते हैं। आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन बेटा, थैंक यू सो मच अगेन, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। ऑल द बेस्ट।